परीक्षा हो और इतिहास की तैयारी ना हो तो परीक्षा पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रैंक अप 360 में। और आज रैंक अप आपके लिए लेकर आया है इतिहास की एक नई सीरीज, जिसमें हम इतिहास के अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ेंगे और साथ के साथ याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इतिहास के साथ। इतिहास यानी कि निश्चितता। भूतकाल में हुई कोई घटना जिसके प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं, वही हमारा इतिहास है। इतिहास के जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस इतिहास के जनक कहलाते हैं, जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी हिस्टोरिका नाम की। परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि हिस्टोरिका किसके द्वारा लिखी गई थी। तो हिस्टोरिका लिखी गई थी हेरोडोटस के द्वारा। ये हम याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्टोरिका के लेखक या हिस्टोरिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हेरोडोटस के द्वारा, जो कि एक रोमन दार्शनिक थे। चलिए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं इतिहास के वर्गीकरण को। यूं तो इतिहास को कई तरीके से वर्गीकृत किया गया है, परंतु आज हम पढ़ेंगे वर्गीकरण साक्ष्यों के आधार पर, यानी कि एविडेंसेस के आधार पर। हमारे पास कौन से एविडेंस मौजूद हैं, इस आधार पर हम पढ़ेंगे कि इतिहास को कितने भागों में बांटा है। इतिहास को 3 भागों में बांटा है: प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है। सिर्फ हमारे पास चीजें उपलब्ध हैं, वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिसके आधार पर हम ये बताते हैं कि ये उस काल से है, ये प्राग ऐतिहासिक काल से है। तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं पाषाण काल, यानी कि स्टोन एज। स्टोन एज में हमारे पास कोई लिखित एविडेंस नहीं था, परंतु हमारे पास ऑब्जेक्ट थे जिसके थ्रू हम ये पता लगाते थे कि ये पाषाण काल से संबंधित है। तो यहाँ आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पाषाण काल। अगला है आपका आधे ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिखित साक्ष्य तो हमारे पास मौजूद थे, लेकिन हम अभी तक उसे पढ़ नहीं पाए हैं, हम उसे अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि वो लिपि जो है वो क्या लिखी गई है या उसके द्वारा क्या मैसेज दिया जा रहा है। तो लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, परंतु पढ़ा नहीं जा सका है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इसमें आपको लिखित साक्ष्य भी मौजूद हैं आपके पास और आप उनको सफलतापूर्वक पढ़ भी चुके हैं, यानी कि आपको उसकी पूरी जानकारी है कि कौन सी घटना कब, कहाँ और किस तरीके से हुई थी। तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं वैदिक काल। ठीक है, तो हमने पढ़ा साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया: प्राग ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक वो काल है जिसमें लिखित साक्ष्य ना तो उपलब्ध हैं, सिर्फ हमारे पास वस्तुएं उपलब्ध हैं जिसके थ्रू हम उस काल की जानकारी ले पाते हैं। आधे ऐतिहासिक वो काल है जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, किंतु हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं और हम उसको पढ़ भी सकते हैं, हम उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: पुरा पाषाणिक काल, मध्य पाषाणिक काल और नव पाषाणिक काल। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल को अध्ययन करने वाले जो आर्कियोलॉजिस्ट थे या जो विद्वान व्यक्ति थे, वो थे सीजे थॉमस। ठीक है, और आप पुरा पाषाणिक काल का अध्ययन करने वाले थे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ठीक है, तो पुरा पाषाणिक काल की हम विशेषताएं देख लेते हैं कि इसमें जो हमें ऑब्जेक्ट्स मिले थे या इसमें जो हमें वस्तुएं मिली थी, उनके द्वारा हमको क्या क्या जानकारी मिली कि पुरा पाषाणिक काल में जो व्यक्ति था उसने क्या क्या अपना विकास किया था, क्या क्या चीजें उसने करनी सीखी थी। तो पहला था पत्थरों का उपयोग करना सीखा था, यानी कि जो औजार वो व्यक्ति बनाता था वो कैसे बनाता था, पत्थरों के बनाता था। क्योंकि इस समय पे व्यक्ति जो था वो था प्रकृति पर अपना जीवन निर्भर करने वाला, यानी कि शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति था। तो शिकार करने के लिए औजारों की आवश्यकता पड़ती थी और औजार बनाने के लिए व्यक्ति ने किस चीज का इस्तेमाल किया? पत्थरों का इस्तेमाल किया। तो पत्थरों का उपयोग करना सीखा था व्यक्ति ने इसमें। इसके बाद आग की खोज सबसे महत्वपूर्ण है। आग की खोज इस काल में हुई थी। शिकार का ज्ञान, जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्यक्ति जो है अपना जीवन प्रकृति पर निर्भर करता था, तो शिकार का ज्ञान यानी कि उसने शिकार करना सीखा।
कच्चे मांस का सेवन, और इस समय व्यक्ति कच्चे मांस का सेवन करता था क्योंकि आग की सिर्फ खोज हुई थी, उसे उसका इस्तेमाल करना नहीं आता था। चलिए बढ़ते हैं आगे। मध्य पाषाणिक काल। मध्य पाषाणिक काल जो था उसका अध्ययन किया था काइले ने। कब? 1867 में काइले ने मध्य पाषाणिक काल का अध्ययन किया और इसके बारे में हमको बताया। तो इसमें जो व्यक्ति था उसमें क्या क्या विकास हुए, क्या क्या चेंजेस आए उसके जीवन में, वो हम देखते हैं। मुख्य परिवर्तन था कि माइक्रोलिथ्स यानी कि सूक्ष्म जो पत्थर थे, छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाने व्यक्ति ने शुरू किए थे। इसके अलावा शिकार का अच्छा खासा ज्ञान यहाँ पर व्यक्ति को होने लगा था, क्योंकि पत्थर पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था कि पूरा पाषाणिक काल में पत्थरों का उपयोग करना सीखा था। तो वक्त के साथ साथ पत्थरों का उपयोग और जो औजार थे उसमें भी विकास आदमी ने किया। तो शिकार का ज्ञान भी अच्छा खासा हो गया था आदमी को। इसके अलावा पालतू पशुओं के साक्ष्य भी मिले हैं 2 जगहों से। पालतू पशुओं के साक्ष्य मिले थे बागौर राजस्थान से और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। 2 जगह से पशुपालन के या पालतू पशुओं के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं बागौर और आदमगढ़ से। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नवपाषाणिक काल पे। नवपाषाणिक काल, इस काल में व्यक्ति का और ज्यादा विकास हुआ और उसने क्या करा, व्यवस्थित कृषि की शुरुआत की। व्यवस्थित कृषि की शुरुआत की यानी कि उसने एक जगह पर रुकना और वहां पर कृषि करना शुरू किया। पहले व्यक्ति क्या था, शिकार करता था, खाता था, सो जाता था, आगे बढ़ता था, शिकार करता था, खाता था, सो जाता था। लेकिन इस काल में आने तक उसने कृषि जो है उसकी शुरुआत कर दी थी। और कृषि के साथ क्या शुरुआत हुई, जब कृषि करना शुरुआत हुई तो व्यक्ति ने क्या करना शुरू किया, स्थायी निवास लेना शुरू किया। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, स्थायी निवास यानी कि एक साथ कॉलोनीज में बनानी शुरू की लोगों ने। तो जब व्यक्ति एक साथ रहेंगे तो क्या करेंगे, स्थायी निवास होगा, सभ्यता बनेगी और सभ्यता के साथ क्या होगा, पशुपालन शुरू किया उन्होंने। पशुपालन किया और पशुपालन में सबसे पहले कौन सा पशु उन्होंने पालना शुरू किया, तो सबसे पहले पशु जो पाला गया वो था कुत्ता। ठीक है, इसके अलावा पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट है, पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ था। और तांबे का आविष्कार, इससे पहले जो व्यक्ति थे यानी कि नवपाषाणिक काल से पहले जो व्यक्ति थे वो कैसे औजार बनाते थे, वो औजार बनाते थे पत्थर के। लेकिन इस काल से तांबे की खोज के बाद जो औजार थे वो किस चीज के बनने लगे, तांबे के बनने लगे। पूजा पाठ का प्रारंभ, यहाँ से व्यक्ति ने पूजा पाठ करनी भी शुरू कर दी, यानी कि प्रकृति की पूजा करनी यहाँ से शुरू कर दी थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रमुख पुरातात्विक स्थल यानी कि हिस्टोरिकल प्लेसेस जो थे, जो पूरा पाषाणिक काल से चले हुए आ रहे थे, कौन सी वस्तु की खोज इन क्षेत्रों से हुई थी वो यहाँ पर दिए हैं। कोल्डिवा प्रयागराज में है और यहाँ से हमें चावल और धान के साक्ष्य मिले थे। यानी कि जो व्यक्ति ने जब कृषि करनी शुरू की तो उन्होंने सबसे पहला जो फसल उगाई थी वो उगाई थी गेहूं और जौ की। सबसे पहली फसल काहे की उगाई थी, गेहूं और जौ की। पहली फसल गेहूं और जौ की उगाई थी, जौ की। तो कोल्डिवा जो क्षेत्र है प्रयागराज में, वहां से हमें चावल के और धान के जो है साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में, वहां से हमें गर्त आवास, पिट ड्वेलिंग यानी कि जमीन में गड्ढे करके व्यक्ति जो थे वो वहां रहते थे ठंड से बचने के लिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से मिले हैं साक्ष्य किस चीज के, गेहूं के। यहाँ से साक्ष्य मिले हैं आपको गेहूं के। ठीक है, प्राचीनतम कृषि साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले हैं और साक्ष्य मिले हैं गेहूं के। चलिए चलते हैं आगे। भीमबेटका, मध्य प्रदेश, प्राचीन शैल चित्रकला। आप अगर भीमबेटका को देखोगे, भीमबेटका की गुफाओं में आपको चित्र शैली यानी कि लोग जो थे उस समय के चित्र बनाकर अपनी बातों को प्रकट करते थे, तो चित्र शैली आपको भीमबेटका से मिली है। हथनौर मध्य प्रदेश, मानव खोपड़ी के साक्ष्य यानी कि जो ह्यूमन स्कल है, जो इंसानी खोपड़ी है उसके जो साक्ष्य मिले हैं वो हथनौर मध्य प्रदेश से मिले हैं।
चिरांद बिहार से आपको हड्डी निर्मित उपकरण यानी कि हड्डियों के औजार जो थे या हड्डी से अलग अलग किस्म के ऑब्जेक्ट जो आदमी उस समय बनाता था उसके साक्ष्य मिले हैं। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से प्राचीन औजार मिले हैं, यानी कि बहुत पुराने जो हैं औजार आपको कहाँ से मिले हैं, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश, वहाँ से क्या हमको मिला है, प्राचीन शैली चित्रकला मिली है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विश्व विरासत स्थल भीमबेटका प्राचीन कला का केंद्र। भीमबेटका जो है, देखिए यहाँ पर इस तरीके के चित्र आपको देखने के लिए मिलेंगे। उस समय के व्यक्ति इसके थ्रू आप अपना मैसेज एक दूसरे तक पहुंचाते थे। देखिए यहाँ पर ये कोई डंडा लेके घूम रहा है, कोई कुछ लेके घूम रहा है, तो इसे हम अभी तक व्यक्त नहीं कर पाए हैं। हमारे पास चित्रकला है लेकिन हम उसे अभी तक उतना समझ नहीं पाए हैं। तो ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित गुफा पुरापाषाण काल की अद्भुत शैल चित्रकला में के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको याद रखना है कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में किसको जगह दी गई है, भीमबेटका को। पाषाण काल की मुख्य उपलब्धियां, तकनीकी विकास, पत्थरों के औजार से धातु तांबा तक का सफर, पहिए का आविष्कार जिसने परिवहन बदला। देखिए तकनीकी विकास यानी कि टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आए थे। कहाँ व्यक्ति जो है पत्थर के औजार यूज करता था, पहले पत्थर का इस्तेमाल करता था, खाली पत्थर का, फिर उसने पत्थर के औजार बनाने शुरू किए। पत्थर के औजार से शिकार जो था थोड़ा आसान हुआ। उसके बाद तांबा आया, तांबा की खोज हुई, तो फिर उसने तांबे के औजार बनाने शुरू किए, जिससे शिकार थोड़ा और आसान हो गया था। उसके बाद आग की खोज हुई, आग और पहिए की खोज हुई, कृषि की खोज हुई, जिसने मानव जीवन को एक जगह पर रहना सिखाया, सभ्यता बनाई। इनके थ्रू क्या हुआ, सभ्यता बनी, लोगों ने एक साथ रहना शुरू किया। नहीं तो उससे पहले जो व्यक्ति था वो मतलब शिकारी जीवन जीता था, पशुओं को मारा खाया फिर आगे बढ़े। लेकिन कृषि, पहिए और आग जैसी वस्तुओं के विकास के साथ व्यक्ति ने सभ्यता का विकास करना शुरू किया। सामाजिक विकास, खानाबदोश जीवन का से स्थायी कृषि वस्तुओं और पशुपालन की ओर संक्रमण। तो खानाबदोश जीवन यानी कि पहले जो व्यक्ति था वो शिकार करता था। उसके बाद उसने क्या किया, कृषि करनी शुरू की। कृषि से क्या हुआ, अब उसे एक जगह पर रुकना पड़ता था, क्योंकि अगर किसी फील्ड को अगर हम उसमें खेती कर रहे हैं, उसमें हम बीज उगा रहे हैं, तो उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी देख रेख के लिए हमको एक जगह पर रुकना पड़ेगा। तो उसी कार्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति ने जो है एक जगह पर रुकना शुरू किया। तो वहां पर क्या बनी, सभ्यता बनी। और यहाँ से ही विकास हुआ अलग अलग तरीके की सभ्यताओं का, जो कि विश्व के अलग अलग कोनों में अलग अलग तरीके की सभ्यता का विकास हुआ था। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।